अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 जो कि आपसे मुतालिक और आपकी सेहत से मुतालिक जो बीमारियां आपको लाहक हो चुकी हैं या लाहक होने वाली हैं, आप जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, तो इस पर डॉक्टर्स क्या राय रखते हैं, उनकी कंसल्टेंसी क्या कहती है और इसके साथ साथ या उसकी मेडिकेशन आपको किस लेवल पे जाके करनी चाहिए या उसका क्या ट्रीटमेंट है, इस हवाले से डिस्कस किया जाता है। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही रेयर इशू की बात करेंगे जो यकीनी तौर पे आम लोग बात करने से थोड़ा कतराते हैं, बाइसे शर्म उस टॉपिक को समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बे औलादी की, जो यकीनी तौर पे कहा जाता है कि फ़ला शख्स की वजह से है, फ़ला शख्स की वजह से है। काफ़ी क्लैश होते हैं घरों के अंदर इस तमाम इश्यूज़ को लेके, मगर आखिरकार डॉक्टर्स के पास इस पे जाया नहीं जाता कि क्या वजूहात हैं, क्यों है, किस वजह से है, या इसका ट्रीटमेंट या इसका इलाज क्या है और किस तरह से इसको रिकवर किया जा सकता है। बस इस चीज़ को लेके घरों में क्लैश, लड़ाइयाँ और फिर जिस तरह से सूरत हाल सबके सामने है वो आजकल मीडिया पे वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है। इस पे एक्चुअल परेशानी क्या है, कहाँ से ये चीज़ पनपती है या इसका क्या इलाज है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अंबर सीमी साहब हैं जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अब आज का जो टॉपिक यकीनी तौर पर रेयर है और जिस तरह से मैंने इंट्रो अभी इसमें जिक्र किया, यकीनी तौर पर आपने इस पर बज़ाहिर पूरे तरीके से सुना है। क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो बे औलादी की जो शरह है पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और फिर इसको टॉपिक को बायसे शर्म समझ के डॉक्टर्स के पास नहीं जाया जाता। क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं K21 का थैंकफुल हूँ कि इतना इन्होंने बहुत अच्छा कॉमन टॉपिक है ये, लेकिन लोग इसे डिस्कस नहीं करते। डिस्कस करते हुए भी जो है वो हेजिटेशन फील करते हैं कि इनफर्टिलिटी है तो लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए ना जीना सीखें, अपने लिए जिएं, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए, इनफर्टिलिटी बेसिकली अगर एक कपल है, ठीक है, और वो 1 ईयर तक कंसीव नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स, मगर वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट 1 ईयर तक कंसीव नहीं कर पा रहा है, दे शुड हैव टू कंसर्न विद द डॉक्टर्स, ठीक है, ताकि वो आपके सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे क्या होता है मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरे पास जहाँ पेशेंट्स आते हैं वो ये करते हैं, किस्मत पे छोड़ दिया भाई, जब किस्मत होगी तो औलाद हो जाएगी, किस्मत नहीं है तो जब नहीं होगी। इस तरह वो अपना ड्यूरेशन कंज्यूम करते रहते हैं। 10 ईयर्स हो जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, और वो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें जो है औलाद नहीं हो रही है। तो एटलीस्ट 1 ईयर अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है और आप कंसीव करना चाह रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, ठीक है। इनफर्टिलिटी ये आप एक कॉन्सेप्ट बना लें, 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम उस को कहते हैं कि पेशेंट ट्राई करे जा रहा है और उसे वंस भी जो है कंसेप्शन अचीव नहीं हुआ है इन देयर लाइफ स्पैन, ठीक है, इट्स द प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये होती है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में उसने वंस किया, उसका बेबी हो गया, ठीक है, अब वो सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा है, बेबी नहीं हो रहा है। लेकिन मोस्टली जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, कपल से समझते हैं एक दफ़ा बेबी हो गया, वी आर द परफेक्ट वंस, हम कंसीव कर सकते हैं। हर चीज़ देखें, एज के हिसाब से आपकी चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, आपकी बॉडी में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका डाइटरी प्लान है, आपकी एज के प्रोसेस के साथ साथ मल्टीपल चीज़ें आपके अफेक्टेड हो रही होती हैं। तो मेल हो या फीमेल हो तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने इस पे जिक्र करा कि जिस तरह से फर्स्ट बेबी के बाद अगर दोबारा इस तरह का सूरत हाल सामने नज़र आती है, तो ज़्यादातर केसेस किसके नज़र आते हैं आपको? मेल के ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या फीमेल पे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका? किस चीज़ पर? ये तो आपने बहुत ऐसा क्वेश्चन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे माशरे में मोस्टली जो मेल समझते हैं मेल इनफर्टिलिटी नहीं है। अगर मैं अपने पेशेंट्स को देखूं तो मोस्टली 40% जो है मेरे पेशेंट में मेल इनफर्टिलिटी आता है, ठीक है, और वो डिस्कस करते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, हम डॉक्टर से कैसे करेंगे, फीमेल डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है XYZ। तो आप उसको डिस्कस कीजिए क्योंकि मेल के देखें टेस्ट कम होते हैं और इजीली डायग्नोज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक कपल आया था और वो कंसीव के लिए आया था, उनका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज 8 इयर्स था, और जब मैंने उनके फीमेल के टेस्ट कराए, उनके फीमेल के टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। उनके हस्बैंड टेस्ट नहीं कराते थे, मैंने उन्हें काउंसिल किया, एट लास्ट उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि डॉक्टर साहिबा कंसीव तो मेरी मिसेस को करना है ना, बेबी तो उन्हें प्रोड्यूस करना है, तो आप मेरा किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो देखें, ट्रीटमेंट
आप अगर नहीं करेंगे तो मैं उसकी वाइफ का क्या ट्रीटमेंट करूँ, उसको क्या मैं मेडिकेशन दूँ। तो ऑब्वियसली उसको फिर मैंने काउंसिल किया, देन उसने टेस्ट कराया, उसको ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन होती है जिस पर स्पर्म काउंट कम हुए हुए होते हैं, और उसका इलाज ट्रीटेबल है पर एक हद तक। वो मेल ना कराए कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है, आई एम परफेक्ट वन, तो वो ऑब्वियसली वो फिर जाता रहता है, एट लास्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट इनफर्टाइल हो जाते हैं, या उसका एज प्रोसेस इतना हो जाता है कि हम फिर कुछ कर नहीं सकते, आर्टिफिशियल मेथड्स पे अच्छा, जाते जिस तरह से भी आपने इस पर जिक्र करा है कि ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रीटेबल है, Exactly. मेडिकेशंस के जरिए है, फिजिकल तरीके से है, तो क्या इसको कितने टाइम पीरियड में रिकवर किया जा सकता है, या इसकी कोई स्टेज है कि फला स्टेज पे जाके ये प्रोसेस है, फला स्टेज पे जाके ये प्रोसेस है? नहीं देखें, ये ट्रीटेबल है, ज़रूर है। अगर कपल जो है, अगर मैंने आपसे वही बात कही ना, अगर वो 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मैरिज के बाद जो है फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करे, उसकी एज लिमिट हमारे पास इतनी होती है कि हम उसे मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स भी आ गए हैं, IVF है, IUI है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो तो एक डिटेल, एक अलग सा डिफरेंट टॉपिक है। तो हम मेडिकेशन पे भी जाते हैं, पेशेंट को उसका लाइफ स्टाइल चेंजेस की हम काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। आजकल जो हम लैपटॉप्स जो मोस्टली मेल जो लग के बैठ जाते हैं अपनी गोद में और फिर उसको लैपटॉप चलाते हैं, ओवर ईटिंग ऑफ टेस्टिकल्स की वजह से भी जो है वो मेल इनफर्टिलिटी होती है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, तो ये ट्रीटेबल है। हाँ, अगर कोई जेनेटिक एनामली आ रही है, कोई स्ट्रक्चर एनामली है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस इन द मेल है, या फीमेल के अंदर कोई फ्लोपियन ट्यूबल ब्लॉक है, या कोई स्ट्रक्चर एनामली यूट्रस में, तो वो चीज़ एक अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसकी मेडिसिन हैं जो मेल और फीमेल को ट्रीट कर सकती हैं, इजीली हो जाता है। एक जिस तरह से भी आपने जिक्र करा कि लैपटॉप्स होते हैं, रखे हुए होते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हीटअप इतनी होती है फिर। अच्छा, इसके साथ साथ दीगर और कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां ज़्यादा पनप रही हैं? देखिए, लाइफ सबसे पहले तो हम स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। स्ट्रेसफुल जो लाइफ स्टाइल हमारा है वो है मेन फैक्टर है। हमारी लाइफ स्टाइल की जो चेंजेस हैं, हमारा पैटर्न ऑफ स्लीपिंग है, ये तो एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन उसमें एक स्मोकिंग एक मेन फैक्टर है। और अभी हम हमारे पास जब रिपोर्टेड होते हैं तो इवन 25 ईयर्स ऑफ एज, जो कि आपकी मोस्ट पीक एज होती है रिप्रोडक्शन की फीमेल की, वो एक इनफर्टिलिटी के साथ हमारे पास कपल आ रहा होता है, क्योंकि स्मोकिंग आजकल आप देखें फीमेल में हो रही है, मेल फीमेल दोनों स्मोकर्स हैं, ठीक है। स्मोकिंग एक मेन फैक्टर है। बाकी जेनेटिक जो मैंने आपको प्रीवियसली कहा, जेनेटिक एनामलीज इंक्लूड हो जाती हैं। फीमेल के अंदर कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो कि वो इनटेक कर लेती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, और मेन कॉज PCOS जो आजकल रन कर रहा है अनमैरिड मैरिड फीमेल्स में, वो उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं PCOS को, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अच्छा, इस पे हम डिस्कस करेंगे ये PCOS एक्चुअल है क्या और ये किस तरह से रिकवर किया जा सकता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, जिसके बाद दोबारा से हाजिर होंगे और इसी पे दोबारा डिस्कस किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी पे, यानी बे औलादी की क्या वजूहात हैं, किसकी वजह से ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो दिखाई देता है, लेकिन बाइस शर्म की वजह से इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं करता, डॉक्टर्स के पास इवन जाते नहीं है, घरों में ही उसके कोई ना कोई टोटके आजमाने की कोशिशें करते हैं और फिर उससे दीगर और बीमारियां भी आपको लाहक हो जाती हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम होती क्या है, और ब्रेक से पहले हम इस पर डिस्कस कर रहे थे और एक टॉपिक था PCOS का। PCOS एक्चुअल है क्या? डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, PCOS का जिक्र हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, ये एक्चुअल है क्या चीज़, क्या होता है ये, और इसको क्या ट्रीट किया जा सकता है? यस, PCOS ट्रीटेबल है। PCOS एक्चुअली एब्रीविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है, जो एक कुछ तरह की सिस्ट बन जाती हैं, समझे, मल्टीपल टाइप की सिस्ट होती हैं हमारे पास, तो उसकी मैं डिटेल में जाऊंगी। सिस्ट हो जाती हैं ओवरीज के ऊपर। अब उसका जब PCOS छोटे बहुत होते हैं, वो डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते हैं। हमारे पास पेशेंट आती हैं, वो कहती हैं भाई रेगुलर साइकिल्स हैं, या उनको हेयर सिटिज्म है, अनवांटेड हेयर्स हैं, फिर हम उनके टेस्ट कराते हैं, PCOS डायग्नोज होते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपकी एक सिस्ट है छोटी सी, जो कि मेडिसिन से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, फिनिश्ड हो जाएगी। लेकिन वो समझते हैं इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्ट से छोड़ दें, क्योंकि अनमैरिड फीमेल्स में भी PCOS रिपोर्टेड है। वो आहिस्ता 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 इतनी बड़ी होती रहती हैं, इवन वो सर्जरीज तक भी पहुँच जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इतने हो जाते हैं कि वो आफ्टर मैरिज जो है फिर ये बेसलाइन आपको इनफर्टिलिटी भी कॉज करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कराती हैं आपकी सिस्ट।
अच्छा, एक चीज़ और है, हार्मोन्स के मुतालिक जो कहा जाता है, ये डिसऑर्डर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपना, तो क्या इस चीज़ को भी ट्रीट किया जा सकता है, इसका इलाज है? यस क्यों नहीं। आजकल देखें हर चीज़ में, मैं आपको बताऊं, हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, हम इस सदी में रहते हैं, हम आजकल हमारा कंप्यूटराइज दौर है, हमारे बच्चे बिल्कुल, हाँ। कंप्यूटराइज हैं, लेकिन जहाँ इनफर्टिलिटी की बात आती है ना, हम पूरे वो पुरानी सदी में पहुँच जाते हैं कि ये इसे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, इसके बारे में किसी से कोई डिस्कशन नहीं लेनी है, होम रेमेडीज़ घरेलू टोटके यूज़ करने हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। मोस्टली मेल जब इनफर्टिलिटी में आपको मेल इनफर्टिलिटी जब मेल्स को मेडिसिन देते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आए, वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, उसका वो -0.005% कोई साइड इफेक्ट होगा, वो आके हमसे डिस्कस करेंगे। देखिए गूगल ज़रूरी है, हर चीज़ सर्च हो जाती है, अगर गूगल से ऐसे ट्रीटमेंट होने लगा तो इट मीन्स तो आप डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप डॉक्टर्स के पास में। हाँ, आप सर्च करें, आपका जो टेस्ट में एनॉमलीज आ रही हैं, आप वो सर्च कीजिए कि उस एनॉमलीज को हम कैसे बेटर बनाएं, लेकिन रिगार्डिंग टू द मेडिसिन आप यू शुड हैव टू कंसर्न विथ योर डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर ईसा लैब जो कि एक प्राइवेट सेक्टर होने के साथ बहुत अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लाहौर में ब्रांचेस खुल रही हैं, कराची में इतनी सारी, पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर सिचुएशन क्या नज़र आती है इस इनफर्टिलिटी की? देखिए इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एजुकेटेड तबका है वो तो फिर कंसर्न कर लेता है डॉक्टर से, लेकिन जो आप रूरल एरियाज़ में जाएं वहाँ उन्हें यही नहीं पता होता कि इनफर्टिलिटी है, वो चलते रहते हैं, इवन वो बूढ़े भी हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, नहीं है इनकी किस्मत में नहीं है, और उसके ऊपर फीमेल के ऊपर उनके इशूज़ डेवलप हो जाते हैं। तो जिस तरह आप काउंसिल, उसमें मीडिया, जैसे आपने आज K21 वालों ने आज प्रोग्राम रखा, बहुत अहम प्रोग्राम है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स करें। ये डॉक्टर ईसा लैब्स जो हैं, इसमें इनके सेमिनार्स होते हैं जो कि वो लोग पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, उसमें भी मैं स्पीचेस देती हूँ, तो उसमें वो काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि किस तरह ट्रीटेबल है, क्या है, आप इनफर्टिलिटी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, आपको किस तरह पता चलता है कि यू आर द इनफर्टाइल और नॉट। तो ये सब चीज़ें इस तरह के प्रोग्राम्स करें, मीडिया के थ्रू आप इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिस तरह डॉक्टर ईसा लैब वाले करते हैं, इस तरह मल्टीपल लैब्स को कंडक्ट करने चाहिए, हॉस्पिटल्स में होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ये कंडक्ट करने चाहिए, ताकि ये इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है। अच्छा, ये आगाही सेशंस तो यकीनी तौर पे किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर ईसा लैब भी अपने तौर पे करता हुआ दिखाई देता है। हम अगर आगे जाए टेस्ट की तरफ, इसके जो टेस्ट होते हैं वो हम देखते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, करवाना चाहते हैं मगर उनकी इस्तेताअत नहीं होती हैं, तो डॉक्टर ईसा लैब क्या इस पर कोई प्रोग्राम करता है, कोई ऑफर्स ऐसी रखी जाती है उनकी जानिब से, या आप जिस तरह से काम कर रही हैं तो आपकी जानिब से कोई किया जाता है काम ऐसा? देखिए लैब्स के हवाले से जो डॉक्टर ईसा लैब्स हैं, उनको अगर हम कहते हैं, एक पेशेंट आया है, उनके पास बिल्कुल नीडी था वो, तो मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि मैं तो अपने पेशेंट्स को, अगर किसी के पास नहीं है और वो अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो इसका एक तो इस्लामिक तौर पे अगर देखा जाए, इसका अजर बहुत बड़ा है। अगर आप किसी औलाद की खुशी देते हो तो इसका अजर बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो है मैं इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी कंसल्टेशन करती हूँ। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो नीडी है, तो आप K21 या ईसा लैब से जाके मेरा नंबर भी ले सकते हैं, तो उनकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करती हूँ, भले वो मेल हो या फीमेल, इनफर्टिलिटी हो, XYZ। अच्छा, सिर्फ कंसल्टेंसी का प्रोसेस होता है या मेडिकेशन भी आपकी प्रॉपर होती है? देखिए मेडिकेशंस के लिए भी मैं करती हूँ, और फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर वो मुझे डिस्काउंटेड रेट पे जो भी होता है वो डायरेक्टली टू द पेशेंट्स को देते हैं। अगर वो घर में भी पहुँचाना चाहते हैं, डायरेक्टली वो पेशेंट्स को देते हैं। और बाकी जो टेस्ट की जहाँ तक रिगार्डिंग है, टेस्ट इसके मोस्टली कॉस्टली होते हैं, लेकिन ईसा लैब वाले हम उन्हें रिटर्न में अगर एप्लीकेशन देते हैं तो वो हमारे पेशेंट को डिस्काउंट देते हैं। इवन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने मेरे पेशेंट्स को काफ़ी डिस्काउंट दिया है, और मल्टीपल उनके ये हैं, उनके पैकेजेस हैं जो वो डिस्काउंटेड रेट में नीडी पेशेंट्स को करते हैं, और नीडी पेशेंट का केयर करते हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमने भी जिक्र किया था कि पूरे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होती है, शहर में भी काफ़ी केसेस हैं, देहात में भी काफ़ी केसेस हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं? शहर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं या देहात में? देखें सिटीज़ में, हमारे शहरों में ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ हमें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, और वहाँ पे मोस्टली अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए, वहाँ पे ना टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, ना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखें वहाँ पे LHVs वो आपके मल्टीपल, कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन हो गई है, एक पेशेंट की मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखी, एक टैबलेट आती है, वो UTI में हम देते हैं, शी वॉज टेकिंग इन द प्रेगनेंसी, और उसका 5th या 6th मंथ उसका गेस्टेशनल एज थी, और शी वॉज टेकिंग UTI एंटीबायोटिक टिल 6th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो वहाँ पे एक एटलीस्ट अवेयरनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू वो वहाँ तक अवेयरनेस पहुँच सकती है,
ठीक है। और वहाँ पे आप रूरल एरियाज़ में कुछ डॉक्टर्स को असाइन करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो कंडक्ट करें, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंबर सिबी साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और काफ़ी रेयर इशू है, जिस तरह से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात करी जेनेटिक की, और इसमें भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो जेनेटिक को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये वो इशू है जिस पे बात नहीं करते लोग। अमूमन तौर पे ये समझते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारी इमेज है, हमारी ईगो है, मेल ईगो जिसे हम बहुत देखते हैं। और यकीनी तौर पे वो जिस तरह से भी हमने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि काफ़ी इस चीज़ पे नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपको और मजीद इस पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आवाम की तरफ से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पे नए इशू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।